अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलएससी इंस्टीट्यूट। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, इसका सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इसके एग्जाम्स आने वाले हैं और इसका कुछ सिलेबस जो है ना वो बड़ा कम्प्लेक्स और आप कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो है ना इंग्लिश का पोर्शन अच्छा खासा है और साथ में जीके, जनरल एबिलिटी जिसे आप कहते हैं या वन पेपर जिसे आप कहते हैं। तो हम जो है वो देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमने जो है वो देखना है कि इसका सिलेबस कैसे है और इसके सिलेबस के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। वैसे तो सिलेबस दिया गया है एफपीएससी की तरफ से, लेकिन जो उसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने पढ़ना क्या और ये कैसे 30 डेज में या 35 डेज में कंप्लीट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने है सीट सर्टिफिकेशन। जो ऑफिसर का जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन हिस्से हैं इसमें। एक हिस्सा जो है वो आपका इसमें पहला जो है वो इंग्लिश का है, जो कि सबसे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट होता है। और यही जो होता है ना वो आपकी जो कह सकते हैं कि आपको इनलिस्ट करवाता है या शॉर्ट लिस्ट करवाता है, वो ये होता है। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली हर बंदा करके आएगा, जिसका भी जो बैकग्राउंड होगा वो करके आएगा प्रिपरेशन, और वो अच्छी करके आएगा। तो इसके बगैर तो कैसे हो सकता है। लेकिन पार्ट वन और पार्ट थर्ड जो है, एक जनरल से पोर्शन है, वो कोई भी कर सकता है। और ये जो है वो तमाम लोग करके आएंगे जो कि जिनका बैकग्राउंड होगा या जिनकी ये डिग्रीज हैं जो कि मांगी हुई हैं, जो कि रिक्वायर्ड हैं। और इस हवाले से जो है वो हम चलेंगे अब नेक्स्ट कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कोर्स कंटेंट क्या होगा, हमने कैसे हैंडल करना है इन चीजों को। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पार्ट वन में क्या है। पार्ट वन में जो है वो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये प्लीज वॉइस जो है वो म्यूट कर लें। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपको वैसे लग रहा होगा कि वोकैबुलरी, ग्रामर यूसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा पोर्शन है, लेकिन यकीन माने कि ये सीएसएस का जो प्रेसी का पोर्शन है, प्रेसी इन कंपोजिशन का, या प्रेसी को छोड़ दें आप कंपोजिशन को कह लें, और इवन की प्रेसी भी जो है वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये ऐसे समझ लें कि एक बुक है पूरी, जो कि आपको पढ़ानी पड़ेगी हमें। और अगर ये इसके बेसिक आपको लग रहा होगा कि नहीं, नाउन तो हमने बचपन से पढ़े हुए, 8th क्लास से पढ़े हुए, प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी, लेकिन जब वहां पर एक क्वेश्चन आया होगा ना कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो यकीन माने कि जब तक आपको डेफिनेशन का नहीं पता होगा और डेफिनेशन को आपने प्रैक्टिकली नहीं समझा होगा कि इसका मतलब क्या है, और उसकी आपने जो है वो एक्सरसाइज नहीं की होगी, टेस्ट नहीं दिया होगा, और आपको लगता है कि आप पास कर जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो कहते हैं हमें तो इंग्लिश आती है। जी बिल्कुल इंग्लिश आती है, अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन जो पेपर की रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट होती है। और हमारे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पोर्शन में से 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स लिए, और 18 में से जो 20 जो टू नंबर्स हैं वो बेसिकली वोकैबुलरी या आप कह सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स की वजह से जो है वो करते हैं, क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं। लेकिन जहां तक बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट 12 सेंटेंसेस और वॉइसेस और नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, पंक्चुएशन भी, और वोकैबुलरी, हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें छोड़नी हो, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। इवन की इडियम्स और फ्रेजेस भी देखेंगे, प्रपोजिशंस, क्लासेस, क्लासेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और इनको वहां पर आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। अब आप अंदाजा करें कि 20 मार्क्स का ये जो है वो आपका पेपर है। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ये पढ़ाने का, और आपको जो है ये एक लेक्चर में, ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो एक लेक्चर में ना सिर्फ हम समझाएंगे बल्कि आपको आता होगा। लेक्चर के बाद आपको जब टेस्ट दिया जाएगा आप खुद कहेंगे कि सर आता है। ठीक है, और ये हम दावे से कह सकते हैं, और क्योंकि ऐसा हुआ है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर टेंसेस की बात करें, और टेंसेस हम इस तरह नहीं पढ़ाएंगे जैसे आपने वो पढ़े थे बचपन में, ता है, ती है, ये है, वो है, जो भी है। तो इस तरह हमने नहीं पढ़ना, हमने जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब तक आप जनरलाइज ना करें उनको तो वो आप नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या फर्क होता है, वो कहाँ कहाँ पर लगती हैं, हमें तो ये पता है कि थर्ड फॉर्म फलां 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 जगह पे लगती है, लेकिन उनकी जो है वो हमें एक वजह नहीं पता। हमें ये तो पता है कि बीन लगता है, लेकिन पता नहीं है कि बीन क्यों लगता है। ठीक है, हमें ये पता है कि विल के साथ हैव लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हैज क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारे माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये चीजें हमारी क्लियर नहीं होगी तो हमारे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना, हालांकि वो सिंपल होगा, हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह नरेशन, नरेशन भी एक सिंपल सा पार्ट है। 5 रूल्स हैं ओवरऑल इसके, वो जस्ट आपको बताएंगे, और आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप कभी जिंदगी में इसका गलत करें।
उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि 3 या 4 सेंटेंस है, जो जब आपको बता दिए जाएंगे और उसकी कंडीशंस बता दी जाएंगी नेचुरल वे में, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आपको कभी भी इस तरह इशू नहीं होगा कि आप जो है वो आइडेंटिफाई करने में आपको मुश्किल हो। फिर पंक्चुएशन, हम अपने एहतियातन पंक्चुएशन को पढ़ेंगे ताकि अगर आपको रीडिंग में जो है वो मुश्किल ना हो, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पंक्चुएशन के बगैर आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और वोकैबुलरी की बात की जाए, एक लिस्ट दी जाती है आपको ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कि जो आपको समझ नहीं लगते, फिर आप यकीन माने कि ये वाले पार्ट्स भी आप नहीं कर सकेंगे। इसी तरह इडियम्स और फ्रेजेस नॉलेज के लिए अच्छे हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो इसमें पढ़ने में क्या हार्ज है, कहीं और आपको काम आ जाएंगे, पीपीएससी में काम आ जाएंगे। तो prepositions की एक लिस्ट है हमारे पास जो कि फिक्स्ड prepositions हैं, और जो फ्लूइड prepositions हैं या फिक्स्ड prepositions नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जो है वो सिर्फ रीडिंग से समझ सकता है, वो कभी भी कोई से टीचर समझा नहीं सकता। और फिर है क्लॉजेस। क्लॉजेस के बारे में तो कैंडिडेट्स को पता भी नहीं, इवन के सीएसएस के कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनको भी नहीं पता होता ये चीजें, क्योंकि हमें जो है वो बिट्स एंड पीसेस में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। और बिट्स एंड पीसेस में पढ़ने की वजह से हमें कभी समझ नहीं आई। और इवन के हमने मास्टर्स इंग्लिश के जब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनको जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी कहते हैं कि सर, ग्रुप में जब इस तरह की डिस्कशन चल रही होती है तो वो उनको नहीं समझ आ रही होती, क्यों, हमें हमारा पढ़ने का तरीका वो नहीं है। तो हम किस तरह पढ़ाएंगे? वैसे तो हमारी ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एलएमएस पे जाएंगे, फ्री लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ये। और यूट्यूब पे भी शायद अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको उसमें से जो एक डेमो लेक्चर होगा वो अवेलेबल कर देंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड पार्ट, जो कि आपका प्रोफेशनल पार्ट है। अच्छा जी, प्रोफेशनल पार्ट में क्या है? ये बेसिकली ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 तक है, ये आपके वही सेम कंटेंट है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, कोई नई चीज नहीं है, इसलिए जो है वो परेशान नहीं होना आपने। तो जस्ट इनको जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कि इस सेशन की जो एक कंटेंट होगा वो हमारा क्या होगा, और इसको समझने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, वो ये हैं आपके सामने। हमने देखनी है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की हिस्ट्री, कि हिस्ट्री इसकी क्या है, क्योंकि उसमें से 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये है, जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रीडिंग का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, क्यों की जाती है, इसके मेथड्स क्या हैं, या इस तरह की चीजें, उन मेथड्स की डेफिनेशंस क्या हैं। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट में आप ये समझ लें कि हमने कुछ ऐसे रूल्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे मेंटल लॉज हैं, उनको हमने समझना है ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन हमारे पास आए एज इट इज, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस कंसेप्ट की बुनियाद पे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। फिर है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज की ना सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, बल्कि ये इन डेप्थ पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का भी पता हो। और ये तब होगा जब आप इंटर रिलेटेड कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, और इसके आपको नोट्स भी दिए जाएंगे अच्छे खासे। फिर है वैरायटी डेवलपमेंट। वैरायटी डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? ये एक प्रोसीजर है बहुत बड़ा, जो एक ना सिर्फ इसमें जो है एग्रोनॉमी शामिल है, इसमें पैथोलॉजी भी शामिल है, इसमें एंटोमोलॉजी भी शामिल है, मतलब उनका रोल है। लेकिन ये प्योर जो है वो किसका डोमेन है? ये पीपीजी का डोमेन है। तो इसलिए हमने वैरायटी और इसके अलावा इनब्रेड लाइन और प्योर लाइन, इस तरह की जो भी चीजें होंगी वो हमने देखनी है इसमें और डिफाइन करना है उनको। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जब हमें रिक्वायरमेंट्स का देखना होता है तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि इनके मेथड्स हमने कौन से यूज करने, और जो हम मेथड यूज कर रहे होंगे, बेसिकली जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स पता नहीं होंगी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपको नहीं पता होंगे, उस वक्त तक आप मेथड जो है वो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स हैं और बहुत लेंथी मेथड्स हैं। तो इस हवाले से आपको जो है वो ना सिर्फ क्लासिकल मेथड्स बल्कि मॉडिफिकेशंस भी उनमें पढ़नी होगी। क्लासिकल मेथड्स मींस कि अगर मास हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, मास सिलेक्शन आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपके लिए जो है वो हो सकता है कि आपको 10 12 साल लगे, लेकिन 10 12 साल टाइम नहीं, 10 12 साल जो है वो हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए हमने क्या करना है, इसलिए हमने कम टाइम में बनाना है। और इस हवाले से और भी कुछ मेथड्स हैं जो कि मॉडर्न मेथड्स हैं, उसमें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है वो रोल आता है, वो हमने कैसे देखना है इसमें। जैसे टिश्यू कल्चर है, उसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो वो किस तरह जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं वैरायटी डेवलपमेंट में। और ना सिर्फ वैरायटी डेवलप करनी है, उसे आपने मेंटेन भी करना होता है। मेंटेन का मतलब क्या होता है कि आपने वैरायटी बना तो ली, लेकिन उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप में से मेरे ख्याल में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये चीजें नोट की होंगी अपनी इसमें
अगर किसी ने फील्ड का विजिट किया हो या फील्ड की कोई जॉब की हो तो उसे पता होगा इस बात का कि किस तरह जो है वो होमोजाइगोसिटी ऑफ अ वेराइटी जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी में बदल जाती है। किसी ने अगर राइस का फील्ड देखा हो ना, हाइब्रिड का, और वही हाइब्रिड राइस का फील्ड आपने जब पहली जो उसकी जनरेशन होगी F1 जो आप देखते हैं फार्मर्स ने लगाई होती है, वो कितने ही वो प्लेन आपको एक बिल्कुल बेहतरीन किस्म का जो है वो फार्म नजर आता है। लेकिन अगर वो सेम सीड जो है वो दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें किस तरह इंप्योरिटी आएगी आपको वहां से वाज़ेह तौर पे समझ आएगी। उसके अलावा ना सिर्फ ये हमने देखना है कि इसको प्योर कैसे करना है, बल्कि प्योरिटी के जो कॉजेज, इम्प्योरिटी के जो कॉजेज होते हैं वो देखना है। और हमने इसके कुछ मेथड्स देखने हैं जो कि फील्ड में, या कुछ असूल देखने हैं जो कि हमने फील्ड में जो है वो अप्लाई करने हैं, ताकि हम जो है वो अपना जो सीड है वो प्योर रख सकें। और ना सिर्फ फील्ड में बल्कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, आप सीड की प्रोसेसिंग के दौरान भी, मतलब जब सीड बन रहा होता है या मल्टीप्लाई कह सकते हैं आप उसे, जैसे प्री बेसिक सीड को जब आप बेसिक में लेके जाते हैं या बेसिक को आप सर्टिफाइड में लेके जाते हैं तो किस तरह जो है वो आपको एक मेंटेन रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और किस तरह जो है वो आप अपने सीड को प्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप लेके आएंगे, शेड्स में लेके आएंगे, स्टोरेज में लेके आएंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, तो तब कौन से रूल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना है और प्योरिटी मेंटेन रखनी है। फिर हम आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, और ये तो सबको पता है वैसे क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज क्या होती है, और हमने बार बार जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बार बार ये चीजें पढ़ी होती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इनका एक ओवरव्यू लिया जाए और आपको एक कंसाइज से नोट्स दिए जाएं, ताकि आप उनको एक नजर देखें और क्रैम करें, और अगर वहां से कुछ कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजिली सॉल्व कर सकें। तो मेजर और माइनर क्रॉप्स दोनों की कोशिश की जाएगी कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाए। जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है ना इसमें, मतलब दिखा तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा प्लांट टेक्सोनॉमी, लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही टफ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें जो है वो आपसे साइंटिफिक नेम्स वगैरह पूछता है। नेम्स पूछने की वजह से वो चाहे डिजीजेस के हों, चाहे क्रॉप्स के हों, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट के हों, इस तरह पेपर जो है वो ये अनप्रडिक्टेबल होता है। अब देखें इसमें मेजर पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा कि ये पीपीजी का है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें एंटोमोलॉजी का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है, मीन्स कि हमने, और पैथोलॉजी का भी हो सकता है, इसलिए हमने ना बैलेंस करना है इसे, पीपीजी के कंसेप्ट्स, और फिर हम आएंगे प्लांट टेक्सोनॉमी में। और प्लांट टेक्सोनॉमी को जैसे ऐसे ओवरऑल हमने नहीं देखना, हमने इसको लेके जाना है क्रॉप्स में। वो क्रॉप्स चाहे एग्रीकल्चर हों, वो क्रॉप्स चाहे हॉर्टिकल्चर हों। और उसके बाद हमने ना सिर्फ टेक्सोनॉमी को क्रॉप्स पे रखना है, बल्कि उसके बाद हमने इंसेक्ट्स पर भी आना है और डिजीजेस पर भी आना है। मतलब उनकी जो एक अलग से टर्मिनोलॉजीज हैं, या उनके जो फाइलम हैं, फैमिलीज हैं, और उनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो भी हमने देखने हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जरूर ही पूछे जाते हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता एग्रीकल्चर का जिसमें इस तरह के क्वेश्चन, और स्पेशली ये एफपीएससी का, इसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है वो लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद आपको प्रोवाइड करनी है, और उसको आपने अच्छे से क्रैम करना है, और ये हर इंटरव्यू के लिए आपको काम आएंगी चीजें। फिर सीड थियोलॉजी एंड सीड फिजियोलॉजी, इसमें क्या है, सीड के बारे में देखा जाएगा। बेसिकली ना कुछ टाइप्स होती हैं इसकी, और क्लासिफिकेशन होती है जो कि सीड सर्टिफिकेशन के हवाले से बहुत जरूरी होती है। जैसे प्री बेसिक होती है और बेसिक होता है, सर्टिफाइड, इस तरह की जो भी चीजें होती है उसमें उनके रंग कलर होते हैं। तो वो कलर जो है वो आपके लिए सिंपल के नोट्स भी आपसे शेयर किए गए थे, उसमें आपने देखा होगा ये कलर वगैरह लिखे हुए हैं वहां पर। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके भी दो तीन सवाल, बल्कि चार पांच सवाल सिर्फ कलर से कह रहे हैं आप, सीड की फिजियोलॉजी से कह रहे हैं, वो बनते हैं। और उसके बाद अगर डोमेंसी की बात करें, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने पढ़ने। फिर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और फ्रूट प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, तो बेसिक कंसेप्ट, अगर किसी का हॉर्टिकल्चर मेजर होगा तो उसे तो फायदा हो जाएगा। और लेकिन उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो कभी कभी कंफ्यूज करती हैं, जैसे मोनोशियस, डायोशियस, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं, जो है वो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आपको हमने ग्रुप में डिस्कशन करनी है। ऐसा नहीं होगा कि टीचर बस बताता रहेगा और आप जो है वो सुनते रहेंगे। आप यहाँ पर जो भी हैं वो सारे के सारे माशाल्लाह एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो आप हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा जो दबा हुआ नॉलेज है वो हम डिस्कशन के साथ जो है वो लेके आए। और ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन अगर कोई करना चाहे वो खुद नहीं कर सकता, मतलब सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन का मकसद क्या है? इस सेशन का मकसद ये है कि डेडिकेटेडली आप सब जो है वो क्या करें, आप सब इस एक जो एक है ना ये हमारी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल, उसमें सब शामिल हों, और शामिल होने के बाद एक अच्छा रिजल्ट हमारा जो है वो सामने आए मेहनत के बाद। और फिर हमने कॉमन डिजीजेस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट क्रॉप्स भी देखनी है।
अच्छा, फिर है हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट इन प्लांट्स। तो इस हवाले से हमने एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस जो भी हैं वो हमने देखने हैं, और इसके हवाले से कैसे जो है वो स्ट्रेस मैनेज करते हैं प्लांट्स, तो वो भी इसके कुछ टेक्निक्स हैं वो देखेंगे हम। फिर आते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में बेसिकली ये है कि जो आपने यहाँ पर पढ़ना है, मतलब इसमें ये वाले जो वैरायटी डेवलपमेंट में पढ़ना है, तो यहाँ पर आपने उनकी एप्लीकेशन पढ़नी है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगी, कैसे आपने मॉडिफाई करना है, जस्ट एप्लीकेशन होगी यहाँ पर। तो एप्लीकेशन होना बहुत पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है कॉमन पेस्ट एंड डिजीजेज इन पाकिस्तान। बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है, जैसे पहले भी आपको बताया गया, और इसमें से जरूर पूछते हैं वो क्वेश्चन। ना सिर्फ ये आपसे ये पूछेंगे कि ये इंसेक्ट किस क्रॉप का है, बल्कि ये भी पूछेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और इसके सिम्टम्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो भी हम कोशिश करेंगे। और लास्ट में जो सीड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो हम कोशिश करेंगे कि अपने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाएं, जो कि सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान से होंगे। तो इस हवाले से जो है वो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आएं, और जो भी सीड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के हवाले से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन द वर्ल्ड वो आपसे शेयर करें। और एक तरीका जो कि इस्तेमाल होता है, या कुछ एक्ट के हवाले से जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो कि जनरल जनरल सी बात है, वो आपके साथ शेयर करें। और ताकि जब पेपर में इस तरह की कोई चीज पूछता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी सीड एक्ट से भी पूछ लेते हैं वो चीज, जैसे डेफिनेशंस का एक पार्ट होता है वहां से पूछ लेते हैं, तो उनके साथ डिस्कशन में जो है वो हमें फायदा होगा। तो ये था हमारा प्रोफेशनल पार्ट। और प्रोफेशनल पार्ट के बाद अगर हम चले अपने नेक्स्ट पार्ट पर, तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 20 मार्क्स का है। और जनरल नॉलेज में आपको ये लग रहा होगा कि जस्ट जनरल नॉलेज कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसमें जो है ना वो आपसे अच्छा खासा पूछ सकता है। और जनरल नॉलेज की टर्म को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इवन कि हम सेशंस इसके पढ़ाते हैं, कभी कभी जो है वो उसको 10 सब्जेक्ट्स में लेके आते हैं, कभी कभी जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स और इसके अलावा इस्लामियात, ठीक है, और इस तरह की जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें ऐड करते हैं। और इन्होंने मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, जहां पर इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये ऐसे समझ लें कि मैथ का एक पूरे का पूरा सिलेबस है जो कि A to Z आपको पढ़ना होगा, फिर जो है वो आपका कुछ बन सकता है, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें जो है वो हमने देखना है कि किस तरह पढ़ना है इसको, और किस तरह हमने ये सेशन लेके चलना है। और आज के लिए जो था वो यही था। अब नेक्स्ट जो है जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, तो हम अपनी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।